नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मसूरी दौरा रद्द हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि मिलेट्स पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन का करने वाले थे शुभारंभ और आज नैनीताल से देहरादून जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में प्रेमोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के जरिए एक बड़ा संदेश प्रदेश भर में देने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंच पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नैनीताल से देहरादून पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे देहरादून। पूजा अर्चना के साथ, विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंशुमन हमारे सहयोगी देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और कब तक ये कार्यक्रम संचालित होगा? देखिए, बिल्कुल क्योंकि जो राजकीय विद्यालय हैं उत्तराखंड के, वहाँ के लिए आज 11 तारीख का समय रखा गया था और पूरे प्रदेश में इसको मनाया जाएगा। यानी प्रवेशोत्सव का ये पूरा कार्यक्रम है। बच्चों को प्रवेश करवाया जाएगा स्कूल में और लगभग 30,000 जो शिक्षक हैं उनको टैबलेट्स वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहाँ वो टैबलेट वितरित करेंगे और उसके साथ ही जो ये प्राथमिक जो शिक्षक हैं इनको टैबलेट वितरित किए जाएंगे और जो बेसिक शिक्षक हैं उनको 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उद्देश्य ये है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिल सके और उसके साथ ही सरकारी स्कूलों की तरफ जो छात्र हैं उनको आकर्षित किया जा सके। इसके लिए जो है ये हर साल अब ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बैठक की थी और बैठक के बाद पूरा फैसला लिया गया था कि 11 तारीख को इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा, यानी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को मनाया जाएगा। और एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे और उसके साथ ही प्रदेश के जो राजकीय विद्यालय हैं वहाँ पर अलग अलग कई जगहों पर सांसद, कई जगहों पर जिला पंचायत और उसके साथ ही कई जगहों पर जो ग्राम प्रधान हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। अलग अलग जो ब्लॉक विकास खंड हैं, जनपद हैं, वहाँ पे ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यानी पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और एक कार्यक्रम में जहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, वो 30,000 जो शिक्षक हैं उनको टैबलेट्स वितरित करेंगे और ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने का पूरा प्लान है, चाहे वो पहाड़ हो, मैदान हो और जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि पहाड़ में सुनील ऐसी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो धारचूला का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, ऐसे जो सीमांत गांव हैं वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। उसको जोड़ने के साथ साथ जो शिक्षक है उनको ऑनलाइन किया जाए जिससे छात्र भी ऑनलाइन हो सके, इसलिए टैबलेट्स वितरित किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो बेसिक शिक्षक हैं उनके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिससे वो अपने मनपसंद टैबलेट को खरीद सकते हैं और उसके आधार पर इस प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अब सरकार ये चाहती है, शिक्षा विभाग ये चाहता है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित हो, वहाँ पर आके पढ़ें। यानी कि अगर प्राइवेट स्कूल जाना चाहते हैं, अगर उनको सरकारी स्कूलों में उतनी अच्छी सुविधा मिलती है तो सरकारी स्कूल में उनको उतनी अच्छी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जी बिल्कुल, उद्देश्य तो सरकार का यही है और साथ ही डिजिटल तरीके से बच्चों को सरकारी स्कूलों में, जैसे अमूमन बाकी अन्य स्कूलों में, प्राइवेट वाले स्कूलों में जो आजकल डिजिटल तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, ऐसे ही आने वाली तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी स्कूल भी तैयार हों। क्योंकि कोरोना महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है, उस आपदा ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को, कैसे बच्चों को कैसे डिजिटल तरीके से घर से बैठ कर ही उन्होंने पढ़ाई भी की है, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या ये माना जाए कि दूरगामी ये संदेश जा पाएगा और बच्चे जो है सरकारी स्कूलों की ओर रुझान करेंगे? क्योंकि एक पहलू ये भी है अंशुमन के अभी तक किताबों का कोई हिसाब किताब नहीं है, कब तक मिलेंगी बच्चों को। सुनील, देखिए, सरकार का प्रयास तो यही है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति सरकारी स्कूलों की है, किताबें तो वितरित हो नहीं पाई हैं और इसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्र के सरकारी स्कूल है वहाँ दिक्कतें और ज़्यादा है। कई स्कूल जर्जर अवस्था में है, कई जगहों पर शिक्षक भी अभी उपलब्ध नहीं है पहाड़ी क्षेत्रों में।
वहाँ के लिए सरकार को प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना महामारी ने सिखाया वास्तविकता में बहुत ज़्यादा है। और ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कोरोना महामारी में जो सरकारी स्कूल के बच्चे थे उनके लिए चल नहीं पाई। हालांकि सरकार ने एक डेटा दिया कि हमने ऑनलाइन तरीके से बच्चों को पढ़ाया, लेकिन चाहे वो धारचूला के कांग्रेस के विधायक हो, उन्होंने लगातार विधानसभा में भी कई बार आरोप लगाए कि वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही जब नहीं थी तो बच्चों को आपने शिक्षा कैसे दी ऑनलाइन तरीके से। ऐसे ही कई और क्षेत्र हैं सुनील, जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो ऑनलाइन तरीके से आप बच्चों को पढ़ा ही कैसे सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन तरीके से लोगों को जोड़ने का प्रयास शिक्षा विभाग का है, सरकार का है, लेकिन इसको धरातल पर उतरकर मजबूत करने की आवश्यकता उससे ज़्यादा है। यानी आप डिजिटलीकरण कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि धरातल पर जाइए और वहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको समझिए और उस पर काम करिए। शिक्षकों को टैबलेट वितरित किया जाएगा और उसके साथ ही जो बेसिक शिक्षक है उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे कि आप अपने तरफ से जो भी आपको टैबलेट खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं। और उसके साथ ही बच्चों के भविष्य को लेकर उसके साथ ही जो छात्र हैं उनको सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित करना देखिए ज़रूरी है। अगर उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के बच्चे अगर सरकारी स्कूलों की तरफ आकर्षित होते हैं तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा। और अगर शिक्षक अच्छे उपलब्ध होते हैं, क्योंकि आज कल जो भी शिक्षक जो इतने मेहनत करके संघर्ष करके वो परीक्षा को पास करता है और शिक्षक बनता है, तो वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेगा। तो ये ज़रूरी है कि उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो शिक्षकों को दी जाए, उनको उस हिसाब से सैलरी दी जाए, जिससे वो पहाड़ पर भी जाकर पढ़ाई जो बच्चों को शिक्षा दे सके। तो पहाड़ के बच्चों को मैदान में या प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। तो सरकार को और शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। जी बिल्कुल अंशुमन, बने रहिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में अकेले 44, नैनीताल में 9 और अल्मोड़ा में 4, चमोली में 3, पौड़ी में 3, टिहरी में 3 मरीज मिले हैं। चंपावत, हरिद्वार, उत्तरकाशी में 1-1 मरीज मिला है। ऊधम सिंह नगर जिले और रुद्रप्रयाग में भी 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ऐसे में ये संख्या बढ़कर लगातार चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। अकेले देहरादून की अगर बात की जाए राजधानी की, तो अकेले देहरादून में ही 44 मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमा जरूर इस बात को कह रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हालात को नियंत्रण कर लिया जाएगा और साथ ही डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने हिसाब से तमाम सारी ज़रूरी बातें डॉक्टर्स और प्रशासन लगातार लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। साथ ही देहरादून में अकेले 44 मामले जब सामने आते हैं, नैनीताल में 9 कोरोना के मरीज सामने आते हैं, तो फिर ये माना जाता है कि इस प्रक्रिया को रोकना है, इस चयन को रोकना है और पहले जो लोगों ने दंश झेला है कोरोना महामारी का, उस तरह की स्थिति निर्मित ना हो, उसके लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और अब पिछले 24 घंटे में 71 मरीज सामने आए हैं प्रदेश भर से। अंशुमन हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अंशुमन, 71 नए मामले दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में। बिल्कुल सुनील, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले के 24 घंटे के केसेस देखें तो वो बहुत कम थे, लेकिन ये आंकड़े अब बढ़े हैं। 71 मरीज उत्तराखंड में आए हैं और अभी की जो वर्तमान स्थिति है, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री से कल हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि अभी स्थिति सामान्य है और इतनी दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन क्योंकि टेस्टिंग भी तो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, सैंपल्स उतने ज़्यादा चेक नहीं हो रहे हैं। अगर टेस्टिंग उतनी ज़्यादा होगी तो फिर कोरोना के केसेस ये सुनील और बढ़ेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक गाइडलाइन बनाई जाए और आगामी, क्योंकि 22 तारीख से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, देश प्रदेश से अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए गाइडलाइन ज़रूरी भी है कि वो बनाई जाए, क्योंकि अगर लोग यहाँ आएंगे, वो संक्रमित होंगे तो यहाँ के स्थानीय लोग भी उनको भी संक्रमण हो सकता है, या वो यहाँ आते हैं, यहाँ किसी को संक्रमण है तो वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड वेव और उसके साथ ही जो है थर्ड वेव में ये देखा गया कि कई बार पिछली बार जब यात्रा चली उसमें भी कई संक्रमण के केसेज आए। हालांकि टेस्टिंग उतनी ज़्यादा नहीं हुई, तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि यात्रा को लेकर एक दूरगामी परिणाम जो आ सकते हैं उसको लेकर प्लान तैयार किया जाए। हालांकि ये प्रदेश में 2 दिन की मॉकड्रिल चल रही है, कल अलग अलग जगहों पर मॉकड्रिल की गई और आज का जो दिन है उसमें जो ब्लॉक स्तर पर, जनपद स्तर पर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने स्थानों पर जाकर वहाँ पर मॉकड्रिल की जाए। सभी जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश दिया गया है कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लीजिए कि वहाँ पर स्थिति क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं, क्योंकि मैदान क्षेत्रों की अपेक्षा, यानी अगर दून हॉस्पिटल या कोरोनेशन को देखें, ऋषिकेश एम्स देखें, उसके साथ ही जो पहाड़ी क्षेत्रों के हॉस्पिटल है वहाँ की स्थिति सुनील उतनी ज़्यादा व्यवस्थित नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि पहाड़ी क्षेत्रों के हॉस्पिटल्स को भी मजबूत किया जाए, क्योंकि पिछली बार यात्रा को ही देख ले तो वहाँ पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं थे और हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी नॉर्मल कंडीशन में। और कोविड के इस समय में वहाँ बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य विभाग जहाँ एक तरफ कह रहा है कि हम कैंप लगाएंगे और इसके साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ भी वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि
जो लोग आएँ उनको गाइडलाइन का पालन करवाया जाए। यानी हालांकि ये तो कहा जा रहा है, चाहे पर्यटन मंत्री की बात कर ले, स्वास्थ्य मंत्री की बात कर ले, कि जो भी आए वो मास्क लगाएं या सैनिटाइजर का उपयोग करें, खुद का प्रिकॉशन अपने आप से रखें और खुद सुरक्षित रहें। अंशुमन, ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, इस मॉक ड्रिल में क्या तस्वीर निकल कर सामने आ रही है? क्या जरूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल मिल पा रही हैं, या अभी भी स्थिति अस्पतालों में बिल्कुल अलग है और जो बयानबाजी हो रही है वो अलग है? देखिए, क्योंकि सुनील, जो मैदानी क्षेत्रों के हॉस्पिटल हैं, वो चाहे ऋषिकेश एम्स हो या दून मेडिकल कॉलेज हो या कोरोनेशन हो, क्योंकि कोरोनेशन में कल मॉक ड्रिल थी और स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पर पहुँचे थे, हम भी वहाँ पर गए थे। वहाँ की स्थिति देखिए अभी है तो सामान्य, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी उपलब्ध मिल जाएंगे, वेंटिलेटर्स भी हैं पर्याप्त मात्रा में। लेकिन अब ये दिक्कतें होती हैं कि जब ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, ज़्यादा केस आते हैं, स्थिति गंभीर होती है, तब वो सच्चाई सामने खुलकर आती है कि आपके पास कितनी क्या चीज़ें हैं, क्या व्यवस्थित है। और ये तो मैदानी क्षेत्रों की बात है। जो पहाड़ी क्षेत्र के हैं, वहाँ के जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर स्थिति जर्जर अवस्था में है, वहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं। अगर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को कोरोना होता है और गंभीर स्थिति बनती है, तो उनको मैदान की तरफ रुख करना पड़ता है। उनको पहाड़ में वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं स्वास्थ्य की, तो दिक्कतें पहाड़ में ज़्यादा हैं। तो ध्यान देने की आवश्यकता पहाड़ में ज़्यादा है मैदान की अपेक्षा, क्योंकि मैदानों में दिक्कत तो है ही है। और मैदान, पहाड़ी क्षेत्र के लोग भी अगर मैदान की तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी जो बेड उपलब्ध है वो भी तो कम पड़ेंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो मैदानी क्षेत्रों की तरफ उनको रुख नहीं करना पड़ेगा, और मैदान के लोगों को तो पहाड़ में जाने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है सरकार को ये ध्यान देना कि मॉक ड्रिल तो किया जाए, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कई जगहों पर देखिए, पिछली बार जब सेकेंड वेव में देखा गया, यहाँ पर स्टाफ को अलग तरीके से हायर किया गया, संविदा पर उनको हायर किया गया। उसके बाद फिर जो है क्या इस बार, क्योंकि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, हालांकि अभी तो स्थिति उत्तराखंड की वास्तविकता में सामान्य है, 71 केस आए हैं और देहरादून में ज़्यादा केसेस लगातार आ रहे हैं। लेकिन फिर इस पर एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि देहरादून ही नहीं, पूरे प्रदेश में जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए। जहां डॉक्टर्स नहीं है वहां डॉक्टर्स उपलब्ध कराया जाए, जहां नर्सिंग स्टाफ नहीं है वहां स्टाफ उपलब्ध कराया जाए, जिससे अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो स्टाफ की तरफ से तो आपको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। क्योंकि कोविड का जब मामला था, सेकेंड वेव में देखा, थर्ड वेव में देखा कि डॉक्टर्स काम करना नहीं चाहते थे, और पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टर्स तो जाना ही नहीं चाहते सुनील। तो दिक्कत ये है, क्योंकि आपकी सैलरी ही उतनी ज़्यादा नहीं है कि डॉक्टर्स पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं। अमूमन नॉर्मल डॉक्टर्स भी, अगर फिजिशियन है, वो भी जाना नहीं चाहते हैं। तो बड़ी चुनौती तो है सरकार के सामने, ये जो लक्ष्य आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य का सिस्टम पूरा इजाद करना पहाड़ में, ये बड़ी चुनौती है। किस लेवल पे काम हो रहा है, इसके लिए तैयारियां हो रही हैं? सुनील, बिल्कुल तैयारियां तो चल रही हैं। स्वास्थ्य, क्योंकि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई और सभी प्रदेशों को लेकर बैठक हुई थी, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनका पहले वैक्सीनेशन करवाइए। हालांकि उत्तराखंड में तो वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज तो लोग लगवा चुके हैं, बूस्टर डोज बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाया है। उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है, वो बूथ स्तर तक अभियान चलेगा, जिससे जो लोग नहीं लगवाई जिन्होंने वैक्सीन, वो वैक्सीन पहले लगवा ले। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाना भी नहीं चाहते हैं सुनील, वो प्रिकॉशन खुद भी रखना नहीं चाहते हैं। तो इससे सरकार जो काम कर रही है वो तो ज़रूरी है, लेकिन आम जनता को भी इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे, उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे जो मास्क नहीं लगाते थे, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते थे। तो ये प्रशासन का भी ये ज़रूरी उद्देश्य हो जाता है कि वो भी ये ध्यान रखे, और जो भी गाइडलाइन हो उसको जो है उसका अनुपालन करवाया जाए आम आदमी से भी। तो ये सबको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य विभाग का ये कर्तव्य है कि पहले तो हॉस्पिटल्स को मजबूत करे, जो जहाँ स्टाफ नहीं है वहाँ स्टाफ उपलब्ध करवाए, और इसके साथ ही आम जनता का भी ये कर्तव्य है कि सरकार जो गाइडलाइन बनाती है उसका पालन किया जाए। तो ये सबको सम्मिलित होकर, सबको साथ होकर चलना पड़ेगा, तब इस महामारी से लड़ा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अंशुमन जानकारी देने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां पर खेल मंत्री रेखा आर्य रायपुर और देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंची। यहां पर उन्होंने पढ़ाई के साथ फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के साथ ही क्रिकेट, हॉकी सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण ले रहे बच्चों के साथ संवाद किया। उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ संवाद करने का उनका मुख्य उद्देश्य यहां पर निवासरत बच्चों को आ रही किसी भी प्रकार की समस्या को सुनना है। उन्होंने बताया कि बच्चों ने उन्हें कई समस्याओं से रूबरू कराया, अवगत कराया है, जिसके जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश और संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज से हटाए गए कर्मचारियों ने अब संयुक्त मोर्चा बनाते हुए विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाते हुए कहा कि तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से विकल्प के रूप में मेडिकल कॉलेज दिया हुआ है, लेकिन
अब तक समायोजन नहीं हुआ है। संयुक्त मोर्चा ने यह भी मांग उठाई है कि जो भी मुलाजिम स्वास्थ्य परिवार कल्याण के हैं उन सबको एक साथ कार्यमुक्त किया जाए। दून अस्पताल को ही अपग्रेड करके दून मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। तो बेसिकली वो दून अस्पताल था, जिला चिकित्सालय था। तो जिला चिकित्सालय के जो पद हैं वो वहाँ पर यथावत बने हुए हैं, जो कि कैडर संवर्गों के अपने अपने जिनके भी पद हैं वो वहाँ पर यथावत बने हुए हैं। हम सब उन पदों पर ही वहाँ पर कार्यरत थे। और अभी जो हुआ है कि शासन प्रशासन से चल रहा था कि कार्य मुक्त किया जाना है, ऐसा सुन रहे थे हम लोग भी, लेकिन तरीका जो होता है कि पहले पद हस्तांतरित किए जाते हैं, फिर पद के साथ ही कार्मिक को कार्य मुक्त किया जाता है। पर अभी इन्होंने ऐसा कर दिया कि केवल 45 लोगों को एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया महानिदेशालय के लिए। अब महानिदेशालय में उनके पद तो हैं नहीं उनके पद गए, उनके वेतन कहाँ से आहरित होंगे, उनकी सेवा पुस्तिकाएं कहाँ जाएंगी, जो बचे हुए लोग हैं उनका क्या होगा। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बयान से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। पूर्व शिक्षा मंत्री ने 4 मुख्य शिक्षा अधिकारियों और 15 खंड शिक्षा अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने की मांग कर दी, जिसके लिए शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी से बात उन्होंने कहा कि करेंगे। और पूर्व शिक्षा मंत्री का कहना है कि अभिभावकों की पीड़ा को समझते हुए उनकी सरकार ने NCERT पुस्तकों को लागू करवाने का काम किया था, क्योंकि NCERT की पुस्तकें सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाती हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए एक धर्म ग्रंथ है। अच्छी शिक्षा के लिए, गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए इससे बड़ा कोई धर्म ग्रंथ हो नहीं सकता। इसीलिए हमारी सरकार ने आम जनता के हित में और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए NCERT लागू किया है। कुछ स्कूलों की शिकायतें आ गई है कि उन्होंने महंगी किताबें लगाने का काम किया है। निश्चित ही कुछ स्कूल वाले और कुछ अधिकारियों की लापरवाही, इसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है। हम इसको किसी कीमत पर बदनाम नहीं होने देंगे। इसी कड़ी में आज मैंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारी सरकार बदनाम हो रही है उनको सस्पेंड करें। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया और श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने लिखा, उनका बलिदान हमें धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करके जयंती पर नमन किया है गुरु तेग बहादुर जी को। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को मुख्यमंत्री ने नमन किया ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन, उनका बलिदान हमें धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती है आज और इसके लिए मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले मानवता के रक्षक सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन, उनका बलिदान हमें सदैव धर्म और सिद्धांतों की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है आज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके लिए भी ट्वीट किया है। आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उनके विचार हमें अंत्योदय के उत्थान के लिए प्रेरित करते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा कि शिक्षा स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से वंचितों, शोषितों और महिलाओं को जीवन में सशक्त बनाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। उनके अद्भुत और प्रखर विचार हमें अंत्योदय के उत्थान के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे।
खबर ऋषिकेश से है, जहां पर ताला तोड़कर गहने चुराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से सारा माल भी बरामद कर लिया गया। माल की कीमत लगभग 6 लाख रुपए आंकी गई है। एसएसपी दलीप सिंह कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है और इस घटना में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी पहले भी 2 बार चोरी के चक्कर में जेल जा चुका है। चोरी वाले चोरी उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य के करीब 15,000 पुलिस कर्मियों को मिलने वाली एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ से पुलिस कर्मियों को 3 किस्तों में एरियर देने के आदेश दिए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी, क्योंकि एरियर के रूप में 70 करोड़ रुपए का भार अतिरिक्त सरकार के ऊपर पड़ने जा रहा था, जिसके चलते राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को राहत देते हुए इस पर स्टे लगा दिया है। खबर देहरादून से है, जहां पर यातायात पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति कई तरीके से जागरूक कर रही है। खासतौर पर यातायात पुलिस रैश ड्राइवर्स और स्टंट बाइक राइडर्स के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब नई कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। आपको ये बता दें कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर अब 2 घंटे की यात्रा मूवी देखनी होगी और उसके बाद उनका चालान किया जाएगा। फिल्म रोड सेफ्टी पर आधारित होगी और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर व्यापक जोशी हैं। फिल्म में मशहूर गायक कुमार सानू और उदित नारायण द्वारा गाना गाया गया है। यह जागरूकता फिल्म मनोरंजन के साथ साथ सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जानकारी देगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में एनफोर्समेंट के साथ साथ एक दूसरा एजुकेशन है, उसको भी बहुत फोकस किया हुआ है। तो इसी के तहत हम जब भी इन्फोर्समेंट करते हैं, चालान करते हैं, तो चालान करता जब भी यहाँ भुगतान करने आते हैं तो जो टॉप वायलेटर्स है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। एजुकेशन के तौर पे हमने हमारा एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसमें अलग अलग वीडियोस डालते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पार्ट कवर करते थे। धामी सरकार ने सड़कों के सुधारीकरण के लिए केंद्र सरकार से 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। इस संबंध में शासन से केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजमार्ग मंत्रालय से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट देखिए। सड़कों के सुधारीकरण के लिए केंद्र से पैकेज की मांग। धामी सरकार ने भेजा 2,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। 3,092 किलोमीटर लंबाई की 155 सड़कों के लिए भेजा प्रस्ताव। सीएम ने राजमार्ग मंत्रालय से जल्द मंजूरी का किया अनुरोध। राज्य में सड़कों के सुधारीकरण के लिए धामी सरकार ने केंद्र से 2,500 करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है। प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की सड़कों और पुलों की घोषणाओं के लिए कई प्रस्ताव लंबित हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए धामी सरकार ने पैकेज मांगा है। इस संबंध में शासन ने 3,092 किलोमीटर लंबाई की 155 सड़कों के लिए 2,550.15 करोड़ के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र को भेजा गया है। इसमें पौड़ी जिले की 106, अल्मोड़ा की 20, टिहरी की 20, नैनीताल की 8 और हरिद्वार की 1 सड़क शामिल है। प्रस्ताव मंजूर होने पर सड़कों के डामरीकरण, सतह सुधार, सुरक्षात्मक कार्य और क्रैश बैरियर लगाने के काम किए जाएंगे। पिछले दिनों दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर प्रस्तावित सड़कों के प्रस्ताव का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री ने प्रस्ताव पर जल्दी ही सकारात्मक फैसला लेने का भरोसा दिया था। वहीं उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह से भी शिष्टाचार भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव की पैरवी की है। सीएम ने राज्य हित में प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार की ओर से लगातार केंद्र से प्रस्ताव को लेकर बातचीत की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री से मिले आश्वासन के बाद सरकार पैकेज की पहली किश्त जल्दी जारी होने की उम्मीद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। करनाल के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज आपको बता दें कि मेड़ क्षत्रिय सुनार सभा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही महाराजा अजमेर की मूर्ति का मुख्यमंत्री ने अनावरण किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराजा अजमेर की मूर्ति का मुख्यमंत्री ने किया अनावरण। मेड़ क्षत्रिय सुनार सभा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।